पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं यात्रा कर रहा हूँ चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस में, जहाँ चेन्नई से शुरू हुआ सफ़र महाराष्ट्र के बल्हार शाह पे ख़त्म होता है। और पहले पार्ट में गरीब रथ एक्सप्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, पर आज बल्हार शाह के बाद दिल्ली तक की जर्नी में ना ऐसा क्या हुआ कि गरीब रथ ट्रेन को लेकर के मेरे ख्याल जो थे वो वापस से फिर से वही जाग जाते हैं। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस सफ़र में। तो शाम के करीब 6 बजे हैं और ट्रेन बल्हार शाह में खड़ी है और अभी भी ट्रेन को लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी जो है वो और तय करनी है। दिन में तपती गर्मी के बाद शाम की ये ठंडक मन को बहुत सुकून दे रही थी। और ट्रेन की साफ़ सफाई यहाँ पे टाइम टू टाइम होती रहती है और यहाँ पे साफ़ सफाई बच्चे नहीं बल्कि OBHS स्टाफ जो है वो करते हैं। रात के 8 बज चुके हैं और अब मैं थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ। और जिन बच्चों ने दिन के वक्त में अपने शरारत से सोना मुश्किल कर दिया था, अभी उनको इस तरह से पेंटिंग करता देख अपने बचपन के दिन जो है ना वो याद आ जाते हैं। तो चलिए अभी तो स्किप कर रहे हैं अजनी रेलवे स्टेशन और बस कुछ ही देरी में नागपुर में अपना अराइवल होने वाला है। और नागपुर में मैंने अपना डिनर जो है वो ऑर्डर किया था, पर एक गड़बड़ जो है वो होने वाली है वहाँ पे। चलो फाइनली अराइवल हो चुका है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो नागपुर में मैंने अपना डिनर जो है वो ऑर्डर किया था IRCTC के ई-कैटरिंग से, जहां ज़ोमैटो भी ट्रेन के अंदर डिलीवरी जो है वो देता है। तो मैंने वहीं से अपना आज का डिनर जो है वो ऑर्डर किया था। तो चलो वक्त हो चुका है 8:32 का और फाइनली पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही समय की ना, तो वो था शाम के 8:25। तो अराउंड 10 मिनट जो ट्रेन है वो लेट पहुंची यहाँ पे। बाकी हाँ, यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया और काफ़ी लोग जो है मेरे कोच में अंदर गए बैठने के लिए। मतलब यहाँ से भी काफ़ी बोर्डिंग जो है वो हुई है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था यहाँ पे अपने खाना, लेकिन ज़ोमैटो पार्टनर जो है उन्होंने ये बोला कि हम खाना अंदर जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे। अब रेस्टोरेंट को कॉल लगा रहा हूँ, रेस्टोरेंट जो है वो कुछ जवाब कुछ दे ही नहीं। रेस्टोरेंट का मैंने हल्दीराम से ऑर्डर किया था, मतलब हल्दीराम की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया। और जो ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर है उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अंदर आके खाना जो है वो दूंगा नहीं। अब दिक्कत की बात ये है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है खाने के लिए, क्योंकि नागपुर में ही था ऑर्डर करने का। उसके बाद सीधा ट्रेन भोपाल रुकने वाली है, बहुत देर हो जाएगा भोपाल पहुँचते पहुँचते। तो ये थोड़ा दुख की बात हो गया। बाकी चलो अब जैसे तैसे अपना काम जो है वो चलाएँगे। बाकी यहाँ जन आहार पे ठीक ठाक खाने की चीज़ें आपको मिल जाती है, पर वही बात। तो ये भी एक ऑप्शन है, पर बहुत रश है, बहुत भीड़ है यहाँ पे और गाड़ी का निकलने का संकेत जो है वो भी हो चुका है। चलो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। और ज़ोमैटो के कारण आज ऐसे ही बिना डिनर किए सोना होगा। बाकी कोटा में जब मैंने ऑर्डर किया था तो वहाँ डिलीवरी जो है वो मिल जाती है मुझे। नागपुर में बहुत दिक्कत होती है चीज़ को लेकर के। और अभी तो ट्रेन काफ़ी खाली लग रही थी बाहर से, लेकिन जब रात के वक्त में सिया राजधानी ओवरटेक करने वाली होती है और जब मैं गेट के पास जाता हूँ तो वहाँ दिखाई देता है कि भाई बहुत ज़्यादा रश है इस ट्रेन में। तो ये देखो, जैसे ही मैं ओवरटेक लेने गेट के पास आता हूँ सारे गेट पे लोग सो रहे थे और आगे के 4-5 कोचेस का यही हाल था। पर जैसे तैसे ओवरटेक जो है वो मिल जाता है। ओवरटेक के बाद मैं सोने चला जाता हूँ और सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन ग्वालियर पहुँचने वाली होती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल सुबह के ना करीब 6:20 का वक्त हो रहा है। और एक चीज़ है कि इस ट्रेन में ना मतलब नागपुर के पहले उतना रश नहीं था, लेकिन जैसे ही नागपुर आया उसके बाद से अचानक से बहुत रश बढ़ गया। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है वो डोर पे जाकर के सो रहे थे और जिस कारण से ना मतलब बहुत सारे ओवरटेक जो है वो मिस हो गए मेरे से। मतलब लाइन के सारे डोर्स पे लोग जो है वो सो रहे हैं, तो ऐसे में ओवरटेक जो है वो मिस हो गया। आपने देखा ही रात में 3-4 कोच आके जाने के बाद भी ना दरवाजे जो थे बिल्कुल बंद थे और लोग वहाँ पे सो रहे थे नीचे।
जिस कारण से ओवरटेक जो मिस हो गया। फ़िलहाल चलो, ट्रेन पहुंचने वाली है ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अभी भी अगर हाल दिखाऊं मैं आपको तो बहुत सारे आरएससी में लोग हैं, मतलब नागपुर के बाद ट्रेन बहुत भरती है ये। और आज भी आपको ग्वालियर में ये ग्वालियर लाइट रेलवेज़ या महाराजा रेलवेज़ के कोचेज़ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये ट्रेन 2020 में बंद हुई थी और अब हमेशा के लिए ट्रेन जो है वो बंद हो चुकी है। बाकी हाँ, ग्वालियर से श्योपुर कला तक का ये नैरो गेज का रूट भारत का सबसे लंबा नैरो गेज का रूट हुआ करता था एक ज़माने में। और अंत तो हर चीज़ का होता है। जैसे ये गरीब रथ के कोचेज़ की बात करें तो 130 की रफ्तार में चलने वाले ये कोचेज़ जल्दी ही अब इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना, वो था सुबह के 6:23, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट की देरी से पहुँची है 6:42 पे। तो बस थोड़ा सा डिले जो है वो हुआ है। चलो बाकी डिपार्चर जो है हो चुका अपना, सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। जैसे जैसे हम पहुँच रहे हैं ना, वैसे वैसे इतनी भीड़ जो है वो होती जा रही है। बहुत 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 मुश्किल है यार। मतलब बाहर सोचा कि आपको ओवरटेक्स दिखाऊंगा, पर सच में बहुत दिक्कत होगी। इवन अगर सनराइज़ दिखाना चाहूँ तो वो भी नहीं दिखा सकता मैं। तो ये था मुरैना का स्किप, और मुरैना के तुरंत बाद चंबल घाटी और चंबल नदी के दर्शन हो जाते हैं। वैसे चंबल नदी का उद्गम जनपाव घाटी महू के पास होता है और मध्य प्रदेश राजस्थान को सींचने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना मिल जाती है नदी। और भारत में जब कुछ साफ नदियों का जिक्र होता है तो उसमें चंबल नदी का स्थान बहुत ऊंचा होता है। और धौलपुर आते ही राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ भी धौलपुर से सर मथुरा के बीच में 72 किलोमीटर लॉन्ग एक नैरो गेज का ट्रैक हुआ करता था, जो कि अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और धौलपुर के बाद अपना आगमन सीधा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे हो रहा होता है। सुबह के 8:02 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और ये देखो बिल्कुल रश आप देखो यहाँ पे, मतलब बहुत लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड तो किया ही, पर हाँ बहुत लोग जो है वापस ट्रेन में बैठे भी। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्या बताऊँ, नागपुर तक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ ना वो थोड़ा सा ख़राब कर दिया पूरा सब कुछ। मतलब इतना कि मैं अगर स्टेशन का अराइवल भी लेना चाहूँ तो वो नहीं ले सकता था। ओवरटेक की बात तो छोड़ ही दो आप, इतना रश हो गया था यहाँ पे गरीबत में। ये जो कोचेज़ हैं ये अब बंद हो जाएंगे, लेकिन इनकी जगह पे जो थर्ड एसी इकोनॉमिक कोचेज़ है वो आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद भी ना जो रश है बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, वैसे ही कंजेशन अंदर होने वाला है। तो कुछ खास जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी नहीं। हाँ, वॉशरूम थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। सीट कुशनिंग तो मैं बोलूँगा कि जो ICF कोचेज़ की कुशनिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है सीट्स की, तो वो तो नहीं बदलने वाली। लेकिन हाँ, वॉशरूम थोड़े से अच्छे हो जाएंगे ज़रूर से। बाहर का लुक जो है वो, ये लिवरी काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन हाँ अब वो नॉर्मल LHB वाले की लिवरी जो है बिल्कुल सेम वही होने वाली है। तो
बहुत कुछ मेजर चेंजेस जो है वो तो नहीं आने वाले हैं। बाकी यहाँ से सीधा अपना हॉल्ट जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन होने वाला है। मतलब हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल 198 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली है। यहाँ से मथुरा जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं और इस दरमियान अगर कोई ओवरटेक देखने को मिल गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं मतलब ओवरटेक नहीं दिखा पाऊँगा मैं। आगे सब रश है पूरा, बस ये वाला गेट जो है वो खुला हुआ था। और मथुरा से पहले शायद से ये महाकौशल एक्सप्रेस का ओवरटेक हुआ जिसको मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया। बिल्कुल जैसा उम्मीद किया था, एकदम स्लो स्पीड में मथुरा को स्किप कर रहे हैं हम। और पीछे हमने अभी महाकौशल एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था, बिल्कुल यहाँ बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। और सामने खड़ी है पटना कोटा एक्सप्रेस। आप देखो उसकी लिवरी देखो, चलो पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो उस पर है और अच्छा लग रहा है। मतलब एक नया लिवरी जो है वो समझ में आ रहा है। वो पूरी ट्रेन की लिवरी देखो, बिल्कुल आप वो देखोगे कि पिंक और वाइट में है। मतलब ये किसी एक स्पेशल कोचिंग सेंटर की एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन फिर भी देखो पूरा ट्रेन जो है वो चेंज हो गया। और क्या स्ट्रेटजी है ये, मतलब ये ट्रेन पटना से कोटा आती है और कोटा में हब है एक तरह से अगर देखा जाए तो, जितने भी ये कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके। और ऐसे में ऐसे एडवर्टाइज़ करना, देखो स्लीपर क्लास में भी क्या बढ़िया एडवर्टाइजमेंट जो है वो किया गया है। बस लोकोमोटिव जो है वो बचा हुआ है। और यहाँ पे पटना कोटा एक्सप्रेस का रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पे ट्रेन अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाली है। इटावा की तरफ से ट्रेन आई और यहाँ से अब भरतपुर की तरफ जाने वाली है। बाकी अब आप ट्रैक साउंड सुनो जब ये ICF कोचेस 130 की रफ्तार में चलती हैं। और फाइनली अपनी ये जर्नी ख़त्म होने जा रही है और अपना गंतव्य यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन पे अपना अराइवल हो रहा है। चलो फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की ना, तो नागपुर तक का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। मतलब ट्रेन बहुत अच्छी चली थी। हालांकि नागपुर के बाद भी ट्रेन बहुत बढ़िया चली है, बहुत अच्छी रफ्तार में चली ट्रेन और ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँची है ट्रेन। लेकिन अगर बात करूँ मैं रश की, तो हाँ बिल्कुल काफ़ी रश जो है वो देखने को मिला मैं यहाँ पे। और इतना रश था कि गेट पे जाकर के मैं अगर कुछ शूट करना चाहूँ या फिर अगर मैं आपको कुछ ओवरटेक दिखाना चाहूँ तो वो पॉसिबल जो था वो बिल्कुल नहीं हो पाया था। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस ट्रेन का बहुत ही बढ़िया था और ट्रेन की साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे साफ़ सफाई। इवन टॉयलेट्स काफ़ी साफ़ सुथरे, काफ़ी बढ़िया आप यूज़ कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरे टॉयलेट जो थे वो थे यहाँ पे। बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ बिहार की किसी गरीब से तो भाई लाख गुना अच्छी थी। बाकी कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ फिर भी ये बोलना पड़ेगा कि जब ये चीज़ मेंटेन हो सकती है तो फिर वो वाली ट्रेन भी जो बिहार में चलती हैं गरीबत, उनको भी हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी चलो आगे और भी कुछ गरीबत एक्सप्रेस की जर्नी करेंगे, देखेंगे कि वो कैसी है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ना ये एक इतिहास का हिस्सा होने वाले। गरीबत तो चलेगी, लेकिन ये जो रेक्स है ना, ये ICF के रेक्स जो हैं ये इतिहास का हिस्सा होने वाले हैं। बाकी आप बताओ कि आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और आगे किस गरीबत की जर्नी जो है आप देखना चाहते हो मुझे ज़रूर से आप मेंशन करो, ताकि मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ अपने आप को। बाकी इस व्लॉग में इतना ही। आप सभी से फिर मिलता हूँ किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। ये वही CR राजधानी एक्सप्रेस है जिसने हमें ओवरटेक किया था और जल्दी से इसमें यात्रा करेंगे।